लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पर, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर हम नेट की बात करें तो 25 से 35 मार्क्स का आउट ऑफ 200, और गेट में लगभग 10 से 15 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 100। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है CSI और गेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकेनिक्स तो हमने अपने स्कूल लेवल से ही पढ़ा हुआ है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो कौन कौन से ऐसे लॉज थे, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, जिसके लिए हमें नई थ्योरी, नई ब्रांच, फिजिक्स की नई ब्रांच की जरूरत पड़ी, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर कि क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले क्या हुआ, फेल हुआ, कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बाद कैसे क्वांटम मैकेनिक्स आया। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक आपका है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा है आपका न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर है, इसमें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में कौन से क्या इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ऐसा नया चेंज कर दिया गया कि उसको नई ब्रांच बना दिया गया। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या माना जाता है कि एनर्जी और आपका मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब E इज इक्वल टू आपका क्या होता है, NH केट ओमेगा और NH न्यू, और आपका जो एंड मोमेंटम जो होता है आपका P इज इक्वल टू NH केट। ये दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या माना गया है कि न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में हमने माना है कि कोई भी आपका पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। मतलब यहां पर क्या रखेगा, पार्टिकल डुअल नेचर रखेगा, मतलब वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव ही करेगा, लेकिन साथ के साथ क्या करेगा, वेव नेचर भी रखेगा, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कंट्राडिक्ट करती है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था कि पार्टिकल और वेव दोनों क्या होती थी, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वांटिटीज होती थी, उनका एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहां पर क्या होगा, आपका पार्टिकल विल बिहेव्स लाइक अ वेव, तो अगर ये वेव के तरीके से बिहेव करेगा तो इसकी वेवलेंथ भी होगी, तो इसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी भी होगी। तो यहां पर हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या देखते हैं, यहां पर हमें इसको पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका एनर्जी होगा वेव का, वो पार्टिकल की एनर्जी के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। जहां पर ई जो है आपका क्या है, एनर्जी ऑफ ए वेव है, एनर्जी ऑफ ए वेव, जो कि बराबर है एच न्यू के, जो कि क्या है, एनर्जी ही किसकी, फोटोन की। और फोटोन यहां पर कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ पार्टिकल। ये आपका क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन और पार्टिकल। तो ये हो गया आपका पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। यहां पर भी जो है देखते हैं कि एनर्जी आपकी वेव की कैसे पार्टिकल के बराबर है। उसके बाद हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, गिराते हैं, तो उसके बाद उसकी सरफेस से हमें क्या मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम, उन इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उनके थ्रू जो करंट हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछा जाता है, कई बार गेट में जस्ट में पूछा जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह निकालने के लिए यहां पर हम बात करेंगे कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट भी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होगा।
कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका h अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो वहां पर आपने देखा होगा यहां पर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आपने देखा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर क्या कहती है कि जब आपका कोई लाइट वेव आकर के अपर्चर से टकराता है तो स्कैटर्ड वेव यानी लैम्डा और लैम्डा डैश आपके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहां पर अगर हम देखें डेल्टा लैम्डा क्या होगा आपका 0, और ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। बट यहां पर कॉम्पटन इफेक्ट में क्या पता चला है कि आपका जो ये डेल्टा लैम्डा जो कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा, वो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर, और उसके बाद उनके स्कैटरिंग एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। और उसके साथ में इसका कैसा वेरिएशन होगा यहां पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसको मेटलाइजेशन ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसको मेटलाइजेशन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक रेडिएशन को, मान लीजिए ये कोई रेडिएशन है, इसको हमने इंटरैक्ट करवा दिया एक न्यूक्लियस से, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर, ये रेस्ट में है। इनिशियली इसको मोशन में भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अगर ये मोशन में इनिशियली होगा तो फिर इसके जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लगाएंगे तो उसके मोशन को भी कंसीडर करेंगे, बट जनरली हम यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी रेस्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस होगा वो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में ये आफ्टर द स्कैटरिंग ये मूव भी कर सकता है, ये रेस्ट में भी हो सकता है। साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक पेयर मिलेगा, पार्टिकल का पेयर। ये मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है ना, मान लिया इनका एंगल जो है इधर थीटा है और ये क्या है आपका फाई है। ठीक है ना, इसका मोमेंटम जो है वो पीई प्लस और ये इसका मोमेंटम इसका पी माइनस है। ठीक है ना, तो इसको मेटलाइजेशन ऑफ रेडिएशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका रेडिएशन है और रेडिएशन क्या हो जा रहा है यहाँ पर, पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस का मेजर रोल है, हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस का केवल इतना रोल है। हाँ, और इंटरेक्शन के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें जो न्यूक्लियन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, इसका हम बताएंगे कि ये कैसे कैसे मतलब ये आपका पेयर प्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है बीटा डीके से, क्योंकि वहां पर भी तो पेयर प्रोडक्ट होता है, बट वहां पर जो आपका जिससे आपका टारगेट मटेरियल होता है उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आते हैं, जबकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर केवल न्यूक्लियस को लेने का एक ही मतलब है, ये क्या कर ले, मोमेंटम को, जो एक्स्ट्रा मोमेंटम है, ट्रांसफर्ड मोमेंटम, उसको क्या कर ले, कंजर्व कर ले। ठीक है ना, तो ये बात हो गई पेयर प्रोडक्शन की। फिर उसके बाद अगर पेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर हम क्या करें, किसी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को एनहिलेट करवाएं तो ये फिर से रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, पेयर एनहिलेशन पढ़ेंगे। यहां पर पेयर एनहिलेशन, यहां पर क्या करेंगे, हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को एनिलेट करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कब एक फोटोन निकलेगा, कब दो फोटोन निकलेंगे, कब तीन फोटोन निकलेंगे, या एक फोटोन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, हमेशा दो फोटोन निकलेंगे। जैसे कि ये कंडीशन है, ये आपका क्या हो गया, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे जा रहा है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे जा रहा है, और ये आपका क्या है, पॉजिट्रॉन है, और हमने हेड ऑन कोलिजन करवा दिया। तो आफ्टर द कोलिजन हमें यहां पर मान लो एक फोटोन मिला, तो ये प्रोसेस क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। कैसे, यहां पर देखो, इसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, पॉजिट्रॉन का मोमेंटम ये हो गया, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट हैं क्योंकि मास दोनों का सेम होता है। तो नेट मोमेंटम इधर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, जबकि इधर कितना है, एच न्यू है, तो यहां पर मोमेंटम आपका जीरो नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हेड ऑन कोलिजन करवा रहे हैं तो एक फोटोन आपका नहीं निकलेगा, कम से कम दो फोटोन निकलेंगे। ऐसे भी निकल सकते हैं, ये हो सकता है ऐसे भी निकले। ठीक है ना, मतलब एक फोटोन नहीं निकलेगा। अगर यही चीज क्या हो रही, समथिंग एंगल पर हो रही है, ठीक है ना, तब तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, एक आपका ऐसे गया और ये आपका पॉजिट्रॉन है, ये दोनों आकर के एनिहिलेट कर गया ऐसे, कुछ ऐसे, तो उसके बाद आपको यहां पर एक फोटोन मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर नेट मोमेंटम आपका कितना हुआ, जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर नॉन जीरो नेट मोमेंटम है, तो इस केस में आपको मिल सकता है। लेकिन इस केस में कभी भी आपको एक फोटोन नहीं मिलेगा। इसके बारे में और सारी बात करेंगे, बहुत ढेर सारा है। ठीक है ना,
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे पार्टिकल की फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो पार्टिकल की फेज वेलोसिटी क्या होती है आपने पढ़ी होगी, वीपी इज इक्वल टू एच बाई ओमेगा एंड सॉरी वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है ना। तो यहां पर हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीपी आपका होता है ओमेगा बाई के और वीजी होता है डी ओमेगा बाई डी के। और फिर उसके बाद इनका वेव वेक्टर के साथ में, वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि हम लोग पढ़ते तो इसको हैं, हर बार बार पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी आपको जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता होती। आप क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच गेट बाई टू। मतलब क्या होता है ये कि पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट यहां पर एवरेज पोटेंशियल और एवरेज पोजीशन और एवरेज मोमेंटम का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच गेट बाई टू के बराबर होगा। मतलब अगर हमने पोजीशन किसी पार्टिकल के करेक्टली मेजर कर ली तो मिनिमम अनसर्टेनिटी जो होगी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में, वो क्या होगी, एच गेट बाई टू के बराबर होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, हम पोजीशन और मोमेंटम को या तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम टुगेदर एट अ डेफिनिट टाइम। बट हम अगर बोलें कि मैं अगर आपसे कहूं कि नहीं, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही टाइम पर एक्यूरेटली भी मेजर किया जा सकता है, तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक यही पढ़ा हुआ है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्या होगा, आपने जो पढ़ा हुआ है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन हाँ अधूरा है। ये जो हम पढ़ते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच गेट बाई टू होता, ना कि डेल्टा पी। मतलब अगर यहां पर हम लिखें डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई, ये भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच गेट बाई टू होगा। डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड भी करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, एच गेट बाई टू के बराबर होगा। बट अगर हम बात करें यहां पर, मान लो हमने यहां पर लिखा डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह बात नहीं बोली गई है कि पोजीशन और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। यहां पर बोला जाता है जिस डायरेक्शन में आप पोजीशन मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम अगर मेजर करेंगे तो मिनिमम अनसर्टेनिटी जो आएगी वो एच गेट बाई टू के बराबर, कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी आएगी। लेकिन यहां पर हम पोजीशन वाई में मेजर कर रहे हैं और मोमेंटम एक्स में निकाल रहे हैं, ये दो क्या है, बिल्कुल दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, तो हम इन दोनों को एक साथ में एक्यूरेटली एक ही टाइम पर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा और भी इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक और चीज यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर हमने पोजीशन और मोमेंटम को ही क्यों लिया है, और कोई क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती, या और होती है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में यहां पर केवल पोजीशन और मोमेंटम की बात नहीं की जाती, यहां पर किन्हीं भी दो कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज की बात की जाती है। अब ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं या कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बताया जाएगा कि कोई भी आपका कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनामिकल वेरिएबल कब होता है, जब वो क्या करे, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करे। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी बात हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे, बहुत डीपली बात करेंगे। लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है आपके नेट में। ठीक है, साथ के साथ गेट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेव फंक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में आज तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है,
किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है तो हमें उस पार्टिकल के बारे में पूरी जानकारी है। मतलब अगर हमें पोजीशन पता है तो एक बार उसको डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फोर्स पता चल जाएगा। हम मतलब उसके बारे में सारी जानकारी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की, सिस्टम यहां पर किसी एक सिंगल पार्टिकल को या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल को बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ किसी सिस्टम की जो पूरी जानकारी होगी, पूरी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, पूरी सारी की सारी जानकारी उसके वेव फंक्शन में होती है, ठीक है ना। तो हमें किसी पार्टिकल के बारे में कुछ भी अगर जानना है, पता करना है, तो सबसे पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो किसी पार्टिकल का हमें वेव फंक्शन कैसे लिखना है, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। कि वो जो, हाँ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि वेव फंक्शन जो आपने लिखा है वो एक्चुअल में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बारे में, उसके बाद ये भी यहां पर पता करेंगे कि ठीक है, ये कंडीशंस तो होनी चाहिए, बट क्यों होनी चाहिए। मतलब वेव फंक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि वेव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इनके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो इनके पीछे क्या रीजन, क्यों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसके बारे में हम बात करेंगे वेव फंक्शन में आगे चल के, ठीक है ना। देन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करेंगे कि वेव फंक्शन सर्टेन लिमिटेड रीजन में आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर वेव फंक्शन हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम तब तक कोई जानकारी नहीं निकाल सकते। जैसे वहां पर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या करना था, अगर आपको पार्टिकल का पोजीशन पता था और आपको क्या निकालना था, उसका वेलोसिटी निकालना था, फोर्स निकालना, कुछ भी निकालना था, तो आप क्या करते थे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सारे के सारे डायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो आप वहां पर सिर्फ पोजीशन से ही निकालते चले जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, ईच डायनामिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा, उस ऑपरेटर को आपको क्या करना होगा, आपके वेव फंक्शन पर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। देन वो ऑपरेटर क्या करेगा, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो वेव फंक्शन के साथ में स्केलर मल्टीप्लाई होगा वही आपका क्या होगा, आपके मेजरमेंट का रिजल्ट होगा। तो जैसे मैं यहां पर बात करूं, मान लो ये यहां पर आपके पास कोई ऑपरेटर है और ये किसी वेव फंक्शन पर ये क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। और आफ्टर द ऑपरेशन वेव फंक्शन आपका क्या रह रहा है, साई ही रह रहा है, और साथ में यहां पर मान लो एक कोई कांस्टेंट लैम्डा आ जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या बता रहा है, दिस इज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है आपका एक्ट ऑफ मेजरमेंट, मतलब आप कुछ भी निकालना चाह रहे हैं उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक्ट ऑफ मेजरमेंट। ये आपका क्या है, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। ये है आपका रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। और ये क्या है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन तभी कहलाएगी जब आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन का फॉर्म चेंज ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर मान लो वेव फंक्शन का फॉर्म चेंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि हम आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आप मान लो यहां पर इस पार्टिकल की का मोमेंटम निकालना चाह रहे हो या इसकी एनर्जी निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपली एनर्जी ऑपरेटर को इस पार्टिकल के वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर दोगे और देन उसकी आइगन वैल्यू जो आएगी वो आपको क्या मिल जाएगी, उस पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी या मोमेंटम मिल जाएगा, वेव फंक्शन मिल जाएगा, जो भी ऑपरेटर आप ऑपरेट करोगे आपको रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट मिल जाएगा। बट अगर मान लो ये आपका पोजीशन चेंज होकर के जब आपने ऑपरेटर को ऑपरेट किया तब तो वो यहां पर था, बट जब आपका रिजल्ट आया तो पार्टिकल कुछ यहां पर पहुंच गया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर। तो मतलब क्या हुआ, आप निकाल तो रहे थे एक्स वाई जेड पोजीशन पर उस पर्टिकुलर फिजिकल वेरिएबल की वैल्यू, बट आपको मिल कहां पर रही है, वो किसी दूसरे पॉइंट पर भी दूसरे पॉइंट पर मिल रही है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर, और हो सकता है इसके कहीं बीच में या कहीं अलग पर, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं मिल रही, तो मतलब आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिला ना। जैसे मान लो आपका क्या है, आपका ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है, यहां पर आप निकालना चाह रहे हो पार्टिकल, अगर आपके एन इज इक्वल टू 1 में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो इसकी एनर्जी अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपको पता है एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच गेट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर होती है, राइट और रॉन्ग। तो एन इज इक्वल टू 1 में है तो एन इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो एनर्जी कितनी मिल जाएगी, पाई स्क्वायर एच गेट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर मिल जाएगी। बट मान लो आपने जब एनर्जी ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया तो वो यहां पर ना रह करके यहां पर हो गया ना,
तो आपको इस स्टेट की एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात हो गई, और यहां पर देखेंगे कि वेव फंक्शन के साथ में हमें कैसे डील करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ठीक है ना, फिर उसके बाद ये तो पूरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, स्ट्रक्चर बना कि अब हम क्या करने लायक हुए हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट या कुछ ऑब्जर्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस थ्योरी। ये बैकग्राउंड हो गया। अब किसी भी आप किसी भी ब्रांच, फिजिक्स की ब्रांच की बात करें तो क्या होता है, आप उसकी कुछ पॉस्टुलेट होते हैं उसके, जैसे आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वैसे क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स हैं, 5 पॉस्टुलेट्स हैं, आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लेवल में, ठीक है ना। आपके ग्रेजुएशन में या एमएससी में बताया गया होगा 5 पॉस्टुलेट हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है ना। पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में 5 पॉस्टुलेट्स हैं, आपने पढ़ा होगा। क्या पहला आपका है कि आपका पोजीशन कैसे निकालेंगे पार्टिकल की, आपका इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। पहला पॉस्टुलेट है आपका क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, कि कोई पार्टिकल अगर किसी स्टेट में है तो उस पार्टिकल की, उस सिस्टम का स्टेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपका दूसरा है, क्या कहते हैं उसको दूसरा है ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेबल्स। दूसरा कौन सा है, ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है ना। और या ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, या ऐसे लिख सकते हैं इसको ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, बेटर रहेगा। ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है ना। कि मतलब आपका क्या होगा कि कौन सी क्वांटिटी के लिए कौन सा ऑपरेटर होगा और उससे के ऑपरेटर का क्या फॉर्म होगा। जैसे आपका पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, एक्स कैप होता है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेटिव होता है। आपका मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आटा एच के डेल बाई डेल एक्स होता है, समझ में आया। ऐसे ही आपका क्या होगा, एनर्जी ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, जो है सारे के सारे जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा इन पोजिशन स्पेस। हाँ ध्यान रखना, ये सारे के सारे पोजिशन स्पेस की बात हो रही है ऑपरेटर्स की। अगर हम यही चीज सेम क्वांटिटीज मोमेंटम स्पेस में निकालना चाहेंगे तो इनका फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और पोजीशन आपने पढ़ाई होगा, मैथमेटिकल में ही बताया जाएगा आपको कि पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता ही होगा। आप क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम यहां पर आप क्या करते हैं, स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन फिर उसके बाद क्या करेंगे, बात करेंगे हम पार्टिकल इन बॉक्स की या बाउंड स्टेट प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है ना। बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में क्या होगा, अभी तक पार्टिकल क्या था, फ्री था, कहीं पर भी घूम रहा था, उसके बारे में हम जानकारी निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल को एक सर्टेन रीजन में बाउंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये बाउंडेशन कैसा होगा, जैसे मैं हूं, एक कमरा है, ठीक है ना, कमरे में बंद कर दिया गया तो मैं इसके बाहर नहीं पाया जा सकता। तो मेरा वेव फंक्शन जो होगा इस कमरे के अंदर, मतलब अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट मतलब आप कैलकुलेट करोगे, तो जैसे मान लो ऐसे मूव कर रहा हूं मैं, तो किसी एक पोजीशन पर मेरा वेव फंक्शन तो कहीं ना कहीं मैं पाया जाऊंगा ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी रूम के अंदर 1 हो गई। लेकिन अगर ये इस रूम से बाहर, अगर मान लो आपने लॉक कर दिया है और बाहर मुझे ढूंढ रहे हो, तो मैं तो नहीं मिलूंगा ना, तो मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे बाउंड सिस्टम की या पार्टिकल इन ए बॉक्स की, पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बॉक्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तीनों में हम बात करेंगे पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स की, ठीक है ना। इसको बाउंड स्टेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, ठीक है ना, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। अब देखो बाउंड्रीज कैसे कैसे आएंगी, यहां पर क्या होगा, हम एक बात करेंगे पोटेंशियल स्टेप की, दूसरा बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर की, तीसरा बात करेंगे पोटेंशियल वेल की, ठीक है ना, ठीक है। पोटेंशियल वेल की 3 तरीके के पोटेंशियल्स होंगे, 3 तरीके के बैरियर हमारे पास होंगे, 3 तरीके की बाउंडेशंस हमारे पास होंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टिकल अगर इस तरीके की बाउंड्री से गुजरता है तो उसके वेव फंक्शन और उसके फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या वैरी होता है यहां पर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, फाइनाइट पोटेंशियल वेल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक कमरा है, कमरे की दीवार ये जो है हमारी बैरियर है, तो ये अगर इनफाइनाइट हाइट की है, ठीक है ना, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं, चढ़ना चाहूं, कैसे भी करना चाहूं, मैं इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये दीवार इनफाइनाइट हाइट की, ये दीवार इनफाइनाइट हाइट की, पार्टिकल आपका कहीं इसके बीच में पाया जाएगा किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है ना। ये मान लो x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू l हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर v इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इनसाइड आपका v इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि कितना भी कोशिश कर ले, इनफाइनाइट दीवार है, तो आपका चढ़ करके पार्टिकल इधर नहीं आ सकता, आप चढ़ करके इधर नहीं आ सकते, ठीक है ना। और इस साइड में भी आपका वेव फंक्शन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन इनसाइड द पार्टिकल, इनसाइड द बॉक्स, पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना होगा, नॉन जीरो होगा। कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल जरूर पाया जाएगा। तो ये हो गई इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की बात। अगर हम इधर बात करें फाइनाइट पोटेंशियल वेल में, तो ये है आपका फाइनाइट पोटेंशियल वेल, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू आपका l। ये मान लो फाइनाइट पोटेंशियल वेल को कुछ ऐसा समझ लो कि मतलब ये है, ठीक है, बाउंड्री है आपके पास, लेकिन उसकी कुछ हाइट है, सर्टेन हाइट। जैसे मान लो यहां पर कितनी है, मान लिया हमने इसकी हाइट कितनी है, v0 है। तो मतलब अगर आपके पास v0 से कम एनर्जी है, तब आप क्या रहोगे, बाउंड रहोगे, पार्टिकल जो है आपका क्या रहेगा, वेल के अंदर रहेगा। लेकिन अगर एनर्जी क्या हुई, v0 से ज्यादा हो गई, तो उसकी मर्जी पर वो अंदर भी रह सकता है, वो क्या कर सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो पार्टिकल को हम क्या करेंगे, फ्री कंसीडर करेंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, यहां पर एक केस होता है यहां पर टनलिंग का। टनलिंग का वो चीज इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में नहीं हो सकती, ठीक है। टनलिंग का केस हमेशा देखना आपका क्या रहेगा, फाइनाइट पोटेंशियल वेल में होगा। यहां पर क्या होता है टनलिंग में, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, टनलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये प्योर क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। टनलिंग कभी क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। टनलिंग हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में होगी, ठीक है ना। तो अभी यहां पर क्या होता है कि पार्टिकल जैसे यहां पर है अंदर, वैसे तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि चढ़ करके मान लो निकल सके, लेकिन स्टिल देखा गया है कि इन रीजन में, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट रीजन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड रीजन, और थर्ड रीजन ये मान लेते हैं, स्टिल हमने देखा गया एनर्जी भी इसकी v0 से ज्यादा नहीं है, स्टिल यहां पर सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल फर्स्ट और थर्ड रीजन में पाया जाए। तो अब चढ़ करके नहीं आ रहा तो कैसे आ रहा है भाई, दो ही तरीके से तो जा सकता है, अब कैसे जा रहा होगा, ये कुछ इसमें टनल छेद करके निकल जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे, कैसे टनल करेगा, टनलिंग की क्या कंडीशंस होंगी, और कैसे उसका वेव फंक्शन और एनर्जी या और उसके फिजिकल जो है पैरामीटर्स चेंज होंगे सेकंड रीजन में। हम और यहां पर बात करते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल क्या होगा, एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में जैसे ये वाला यहां पर हमने लिखा हुआ है, पोटेंशियल वेल बनाया हुआ है, यहां पर देखो आपका x इज इक्वल टू 0 से l है, इसकी लेंथ कितनी है, बॉक्स की लेंथ कितनी है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। तो मतलब ये ओरिजिन के अबाउट जितना इसके लेफ्ट में उतना ही राइट में नहीं है ना, तो ये एसिमेट्रिक हो गया। अगर यहीं पर ये अगर -l/2 से +l/2 होता, तो ओरिजिन के अबाउट जितना इधर है उतना ही इधर है, लेफ्ट में जितना उतना ही राइट में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो जाएगा। तो जैसे यहां पर मैं बनाऊं, तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है ना। ये x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, तो ये क्या हुआ, एसिमेट्रिक हुआ ना, क्योंकि देखो जो आपका मीन पोजीशन है उसके अबाउट जो है आपका सेम लेफ्ट और राइट में सेम उतना ही रीजन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ये देखो आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ये मान लिया हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये आपकी x एक्सिस हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, vx एक्सिस हो गई, ठीक है। ये मान लिया x इज इक्वल टू -l/2 है, और ये x इज इक्वल टू कितना है, +l/2। ये -l से +l मान सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जितना ओरिजिन के लेफ्ट में होगा उतना ही अगर राइट में है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो जाएगा, ठीक है ना। हम जनरली पढ़ तो लेते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है कि ये क्यों इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ही पॉसिबल है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का केस क्यों नहीं आता। ये आता है तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसमें लेते हैं, कंसीडर करते हैं या नहीं कंसीडर करते हैं, या
जनरली आपने देखा होगा सिमेट्रिक की बात फाइनाइट पोटेंशियल वेल में नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आपका पोटेंशियल वेल की बात। अब बात करें इसके बाद तो क्या होगा, इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल वेल हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी पार्टिकल का मोशन हार्मोनिक मोशन कब कहलाता है, जब आपका क्या हो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी ये मोशन आपका हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। तो सेम काम यहां पर भी होगा। हम क्या करेंगे, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम को हमने क्या कर दिया, छोटा सा थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड सा डिस्टर्ब कर दिया, देन उसके क्या करेगा, पेंडुलम आपका मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा। देन हम उसका क्या लिखेंगे, पोटेंशियल आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर ऐसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात होगी कि ये आपका पोटेंशियल है। फिर देखेंगे कि आपका क्या होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखेंगे कि इसका वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका वेव फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका वेव फंक्शन क्या होता है, और फिर इससे रिलेटेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी दो पार्ट हो जाते हैं, दो तरीके के हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे। आपको पता होगा कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रॉपिक, और दूसरा होता है एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक। तो नाम से ही क्लियर है, आइसोट्रॉपिक क्या होती है, पॉज पॉज कर दीजिए, मतलब क्या है ये, क्या पॉज कर दीजिए ना, कंटिन्यू कर लेंगे फिर उसके बाद समझा दीजिए।